माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2024-2025 के लिए अनुपूरक अनुमान पहली किस्त की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण, किसी भी डिमांड पर चर्चा हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत अनुपूरक अनुदानों पर बहस उन मुद्दों तक ही सीमित रहेगी जिनसे वे बनी हो, और जहां तक विचाराधीन विशेष मुद्दों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो, उस सीमा तक मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन बोलने से पहले सभी माननीय सदस्यगण अपनी डिमांड का नंबर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं। तो पहले भी ये बात हाउस में आई थी कि जो पैसा खर्च होगा वो मंजूर तो होना है। आप कौन सी डिमांड पे? सप्लीमेंट्री एस्टीमेट जो आते हैं जी, उससे पहले ये चर्चा हुई थी कि एक दिन पहले या पहले जो है ये बुकलेट जो है ये आनी चाहिए। ये बुकलेट ही हमारे पास नहीं है, तो अब इसमें किस तरह से हम बुकलेट देखेंगे, ये डिमांड देखेंगे, क्या देखेंगे? एक तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये बुकलेट जो है ये एक दिन पहले जो है सर्कुलेट होनी चाहिए। ये पहले भी हाउस में आधी बात थी। दूसरा, इसमें मेरा एक कहने का मतलब है जनरल सी बात, इसमें कैग रिपोर्ट अब आई है ना जी, इसमें बजटरी मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाए गए। इसमें अभी तो ये सप्लीमेंट्री के ऊपर है। सप्लीमेंट्री पर ही उठाए गए ना जी। नहीं, अभी ये सप्लीमेंट्री बजट मैनेजमेंट का हिस्सा है ना जी। नहीं, अभी सप्लीमेंट्री डिमांड जो है, आप कौन सी डिमांड पे बोलना चाहते हैं? मैं आपकी पहली बात आपकी बिल्कुल समझ में आती है। बात ये है ना, पहली बात जब बजट तैयार किया गया था, हाँ, तो उस समय ये जो कैग रिपोर्ट है यही तो बजटरी जो मैनेजमेंट है। अभी वो ये सप्लीमेंटरी पर ही तो उठा रहे हैं। अभी हम सप्लीमेंट्री बजट की डिमांड्स पे चर्चा करेंगे। जो आप कैग की बात कर रहे हैं वो इस समय की चर्चा का पार्ट नहीं हो सकता। डिमांड आई है ना जी, आप कौन से डिमांड पे अपनी बात रखना चाहते हैं? बजटरी जो मैनेजमेंट हुआ है उसकी वीकनेस से आई है मेरी, पर वो इस समय की चर्चा का पार्ट नहीं हो सकता। बात इसलिए नहीं, इस समय नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। आपने तो खुद हाउस चलाया हुआ है, यू आर वेरी सीनियर। कैग रिपोर्ट तो इस सेशन में आई। कैग की रिपोर्ट आएगी तो वो जाएगी, कहाँ रेफर होगी? वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को होगी। वो एक अपनी एक प्रक्रिया है। अब उसको हम इस सप्लीमेंट्री डिमांड पे चर्चा हम नहीं कर सकते। आप किस डिमांड पे चर्चा करना चाहते हैं, प्लीज अपना डिमांड नंबर बताइए। चलो, इस बात का लाभ नहीं किया, लेकिन कैग रिपोर्ट जो आई है उसमें बजटरी जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं। वो मैं आपको रखना चाहता था। कोई बात नहीं। और कोई माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहे वो नंबर जरूर बताएं, किस डिमांड नंबर पे वो रखना चाहेंगे। एक नंबर लेंगे या इकट्ठी लेंगे या इकट्ठी? नहीं, आप इकट्ठा ही करो, नंबर बता दो आप। अच्छी, आपका नंबर आए भी हुए हैं? हाँ, नहीं, चलो मैं कोई बात नहीं, हमने भी भेजा है। डिमांड नंबर 3, 13, 17। चलो मैं थोड़ा सा वो मेरे को थोड़ा सा जगह 3 में जनरल डिसीजन था। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं डिमांड नंबर 5 पे आपको सबमिट करना चाहता हूँ जी। ऐसे कि हमारे यहाँ ना एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक बहुत बड़ा प्रजातंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। एसआईसी के पास कौन एसआईसी है मैं नाम तो नहीं जानना चाहता, जब अपील जाती है 1 साल की डेट लगती है। व्हाट इज द यूज ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? When any appeal has been filed, after SPO has dismissed your application, you file the appeal before SIC और SIC 1 साल की डेट लगाए। These are the documents I can produce before the honorable speaker. क्या ये सप्लीमेंट्री डिमांड से संबंधित है? आप पॉलिसी की या रूल्स की बात कर रहे हैं? It's not a policy. It's a working we can discuss. सर मैं थोड़ी सबमिट इसके ऊपर जी ऐसे है जी बत्रा जी, आप इस पे रहे। नहीं, आप ऐसे कि सभी चीज कॉपी बुक साइज से नहीं होता
आप इस बात के लिए कि मैं उसको पढ़ने नियम- लूंगा नियम तो के- नहीं नियम नहीं के नहीं, सबसे नियम ज्यादा- नियम मैं भी पढ़ सबसे देता हूं। ज्यादा नहीं, ज्ञाता नहीं, ही नहीं, आपको इस हाउस नियम में। नियम मैं भी पढ़ देता जी। हूँ, नियम मैं भी पढ़ता हूँ। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने 201 पढ़ दिया, और 200 क्या कहता है जी? सप्लीमेंट्री एडिशन, एक्सेस एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स एंड वोट ऑफ क्रेडिट शैल बी रेगुलेटेड बाय द सेम प्रोसीजर एज इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट्स। जिस टाइम डिमांड फॉर ग्रांट्स बजट के साथ आती हैं, जो प्रोसीजर उस समय एप्लीकेबल होता है वही प्रोसीजर इस समय भी एप्लीकेबल होगा। बाकी डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में नहीं बताएंगे। हम सरकार की पॉलिसी नहीं, हम सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम तो सरकार की वर्किंग के बारे में बोल सकते हैं। वी आर स्पेंडिंग द मनी, वी आर गिविंग टू इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर पैसे खर्च हो रहे हैं, उनको हम पैसे दे रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सचेंज से पैसा जा रहा है, और वहां पर इंफॉर्मेशन कमीशन बैठ के एक एक साल की डेट देगा, तो उसमें उस इंफॉर्मेशन कमीशन का फायदा क्या है? इस देर सो डिपेंडेंसी एंड फिर जो वैल्यूबल राइट एक्रू हुआ है एक आदमी के फेवर में। मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह की प्रथा नहीं होनी चाहिए कि साल साल बाद तो सारा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। दिस इज माई से। आप साहब जी, और भी डिमांड है, मैं डिमांड नंबर पे बोलूंगा। नहीं आप बोलिए ना। आप नंबर ले लो, दैट विल बेटर। आप एक 5 पे बोलना चाहते हैं, नंबर 7 में आप पास कैसे होते चाहते हैं कि- 7 में पास होते जाएंगे जी। जो नहीं बोला वो पास हो जाएगी जी। आप जिस डिमांड पे बोलना चाहते हैं बोल दीजिए प्लीज, आप बोल दीजिए। हाँ जी, कॉन्टिन्यूस आप बोलिए, अपने कॉन्टिन्यूटी में बोलिए। ठीक है जी। डिमांड नंबर 13 है ऑनरेबल स्पीकर सर। जी। इसमें डिमांड नंबर 13 में सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 30 करोड़ एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 214 करोड़। इसकी पूरी फिगर मैं नहीं पढ़ा, मैं राउंड फिगर में आपको बता रहा हूं सर। हमारे यहाँ पर 112 एकड़ के अंदर राजीव गांधी स्टेडियम बना हुआ है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किसके पास है मेरे को तो कौन स्पोर्ट, हाँ, ऑनरेबल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इसको विजिट कर लें। सरकार की प्रॉपर्टी का इतना बुरा हाल होगा, इससे ज्यादा बुरा हाल होगा। वहां पर कोई फैसिलिटीज 112 करोड़ रुपया सरकार का खर्च हुआ, और ना तो वहां पर ट्रैक है, ना हॉकी ट्रैक है, ना कुश्ती के लिए कोई फैसिलिटीज है, ना वहां पर फुटबॉल की कोई फैसिलिटी है। क्रिकेट स्टेडियम वहां पर बना हुआ है, नाम का बना हुआ है। एक पोर्शन हमने साई को दिया हुआ है, वो थोड़ा सा बॉक्सिंग का मेंटेन है। बाकी इतना पैसा खर्च होने के बाद जब इतने प्लेयर्स पैदा होते हैं, इतने सब कुछ है, हम अपने स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी मेंटेन नहीं कर सकते, और इतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कुछ लिए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट मंत्री जी से है कि एक बार स्पेशल रोहतक जाके और मेरे को बुला लेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। वैसे बुलाने का रिवाज है नहीं एक्चुअली इस तरह का, पर आप कम से कम विजिट करके और एक बार उसकी दशा देख ले। और एक वैल्यूबल प्रॉपर्टी है, एक बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है, उसका सुधार होना चाहिए। 112 एकड़ जो बना हुआ है कि घास जमा हुआ है कुछ, चलो इतनी बात मैंने कह दी कि उसकी हालत अच्छी नहीं है, ठीक है। ये मैं उसके बाद सर एक जनरल भी मेरी काफी हमारे विपक्ष के एमएलए की भी आपकी इजाजत से ही बोलूंगा जी, रिक्वेस्ट थी कि श्री मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय 5 करोड़ रुपया पर एमएलए को ग्रांट की अनाउंस की, और जो वो एमएलए दोबारा बन के आए हैं उनको पता भी है, उसका पूरा ब्यौरा अभी तक खर्च नहीं हुआ है। बत्रा जी वो यहाँ का इसका भी मैं नहीं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार के पैसे खर्च होते हैं, उसमें 5 करोड़ रुपए आपने अनाउंस किए तो पूछेगा सप्लीमेंट्री से वही बात होगी। इतनी देर में मैं खत्म कर दूंगा, इतनी देर में मैं खत्म कर दूंगा। मान्य अध्यक्ष, वैसे तो ये विषय नहीं है इसका, परंतु फिर भी मैं बत्रा जी के ध्यान में लगाना चाहता हूं, क्योंकि हमने काम मांगा था। अभी सभी विधायक अपने काम दे दें और उसकी अवधि दिए हुए जी बहुत पुराने दिए हुए सर, अभी आए नहीं, बहुत पुराने दिए हुए हैं, और जो बहुत विधायकों के रह गए नहीं हुए ना, और वो जो मान्य अध्यक्ष जी कहा वो आगे भी आपने अनाउंस नहीं किया। हमेशा इससे बढ़िया तो मनोहर खट्टर जी अनाउंस कर थे, आपने आगे वेंगी 2024-2025 का आपने बिल्कुल पेंडिंग खत्म,
उस टाइम अनाउंस हुआ था, आप मुख्यमंत्री नहीं थे। उन्होंने क्या 23-24, 24-25 के लिए हमारे से कुछ मांगा ही नहीं गया, लेटर आ गया कि नहीं चुनाव आ गया ही कुछ है। तो स्पीकर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे से इंटरेस्ट है 2024-25 का आज हाउस में अनाउंस करके उन्होंने इस बात आपको के अश्योर लिए किया है, ठीक है। उन्होंने अश्योर किया है सप्लीमेंट्री के अलावा वो अलग से भी आप लोग चर्चा हाँ, कर तो सकते इसी हैं। प्रकार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने 25 करोड़ भी अनाउंस किया था, वो भी पीडब्ल्यूडी मंत्री सड़कों के लिए, उसकी भी व्यवस्था बता दे, सब कुछ कर दे तो अच्छा होगा सर। और की बात नहीं, यही मौका था हमारे पास बोलने का सर, उस टाइम भी आप 5 मिनट के लिए नहीं बोल देंगे तो फिर फायदा क्या होगा। ठीक है बत्रा जी, बहुत उसके बाद ही डिमांड नंबर 20 है सर, आखिरी डिमांड है सर, डिमांड नंबर 20। जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी का आपके द्वारा मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा। आप मुख्यमंत्री बने हैं, इस प्रदेश का विकास होना चाहिए और हनीमून पीरियड खत्म हो गया है। हनीमून पीरियड खत्म हो गया, अब तो एवरीथिंग इज प्रजातंत्र के अंदर। ऑनरेबल स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी, प्रत्येक व्यक्ति को 4 चीजों की आवश्यकता जरूर होती है। पहला, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए। मैं डिमांड पे आऊंगा सर, डिमांड पे आऊंगा। दूसरा, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को पीने का पानी मिलना चाहिए। तीसरा, सीवरेज व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। चौथा, सफाई व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। पांचवा, बिजली की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। ये चीजें हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में हक दिया गया है भारत के प्रत्येक नागरिक को। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि सारे काम छोड़ के, कोई इतने लंबे चौड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, कोई अस्पतालों की जरूरत नहीं है, ये सारी फैसिलिटीज आप सब लोगों को दे दो। आपका लोग एहसान मानेंगे कि ये एक साफ शहर बन गया है, सब कुछ शहर बन गया है, सबसे अच्छा प्रांत बन गया है। मैं अपनी जहां तक समस्या नहीं, 2 साल हो गए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से कह रहा हूं जी कि हमारे रोहतक के अंदर पानी गंदा आता है, पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, हम कह के तंग हो चुके हैं। जिस व्यक्ति को पानी का, पीने का पानी नहीं मिलेगा, मेरे साथ शकुंतला जी बैठे हैं और सभी, और इधर से, और सफाई व्यवस्था की बात है, मेरे गुड़गांव के एमएलए साहब भी खड़े हुए थे, उन्होंने भी इस बात के लिए किया था। फरीदाबाद से तो आदरणीय विपुल जी खुद है, डिमांड भी ऐसे थोड़ा नजदीक रहे। देखो हम पूरा स्टेट डिस्कस नहीं कर सकते, यही तो मौका है सर कहने का, यही कहने नहीं देते मौका है, पर यही तो मौके का इतना भी फायदा नहीं उठाना। सत्ता पक्ष को रोज हमारे को यही कहने का मौका मिला है। नए नंबर भी चलो सीनियर लोग, चलो जब पानी का हो गया जी, दूसरा सीवेज व्यवस्था बुरी बढ़ता चरमरा रही है जी। और अब मैं पर्टिकुलर एक एक बात तो कहूंगा, या कुछ है, इसी हाउस के अंदर हम सवाल उठाते हैं, सप्लीमेंट्री में सवाल होते हैं, उसका समाधान निकलता है, सब कुछ निकलता है। हमारे वहां पर मार्गधाम रोड है, मार्गधाम रोड पे हमेशा ही व्यापारी तंग है, हमेशा ही सीवेज का पानी बहता रहता है। तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप आदरणीय विपुल गोयल जी, कि अगर आप शहरों को सुंदर कराएंगे, शहरों को सारी व्यवस्था कराएंगे, तो हम आपको अच्छे मंत्री की संज्ञा जरूर देंगे, आपका धन्यवाद भी कहेंगे इस बात के लिए। अध्यक्ष महोदय, जो आफ्ताब जी कौन कौन सी डिमांड पे बोलेंगे आप? आफ्ताब जी कौन? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 सेकंड सिर्फ, 10, 12, 14, 17, 20। 1 सेकंड सर। जी प्लीज। हमारे रोहतक के अंदर, मंत्री जी, रोहतक के अंदर 1 साल हो गया कूड़ा उठाने के लिए, सड़क की सफाई के लिए देयर इज नो अरेंजमेंट। 49 करोड़ का एक टेंडर हुआ, वो टेंडर होके कहीं 13 दिन का टेंडर कर दिया, वो टेंडर 21 दिन का होना चाहिए था। टेंडर को हाई पावर परचेज कमेटी ने उसको अप्रूव नहीं किया। लोग कोर्ट में, जो सक्सेसफुल बिडर था वो कोर्ट के अंदर चला गया। 1 साल हो गया, सरकार उसका फैसला नहीं करवा सकी।
ए को दो, बी को दो, सी को दो, एक कोर्ट में जो सक्सेसफुल बिल था वो कोर्ट के तक चला गया। 1 साल हो गया, सरकार उसका फैसला नहीं करवा सकी। 1 और 2 1 साल से शहर की सड़कों की सफाई वहां पर पड़ा है, गन को जलाया जाता है ना। खुद बात करेंगे 1 साल तक जिस कॉन्फ्लिक्ट रोड की सफाई को शहर में सफाई नहीं होगी, उस शहर का क्या हाल होगा इस बात के लिए। तो अजय जी जो माननीय विधायक जी ने 2 क्वेश्चन उठाए हैं, चाहे सफाई की व्यवस्था चाहे सीवरेज की व्यवस्था, उसका रिव्यू चल रहा है और मैं खुद रोहतक आऊंगा, विधायक जी को वहां पर बुलाऊंगा, इन्वाइट करूंगा, उसका डिटेल निरीक्षण करके जल्द से जल्द उसका समाधान करें। सर मैं डिमांड नंबर 10 पे कहना चाहता हूं सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, चाहे वो हमारे पीडब्ल्यूडी की परियोजना हो चाहे पब्लिक हेल्थ की परियोजना हो, मेरे यहाँ का नेहरू का बाईपास है, सारी चीजें कंप्लीट है कई सालों से। हमने जमींदारों से रिक्वेस्ट करके उनसे करा के कंपनसेशन पे एग्री भी करा देते थे चीज का, लेकिन सिर्फ इसलिए पब्लिक हेल्थ की बात है, जहां भी उन्हें जरूरत पड़ती है फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से परियोजनाएं रुकी रहती है और जो विकास होना चाहिए था वो विकास हो नहीं पाता, उसके साथ सारा बाधित हो जाता है। तो मेरा ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जो है इन चीजों को, जो इंटर डिपार्टमेंट ही है, लेकिन वर्किंग में जो होगा सुचारू रूप से हो जाएगी। और परियोजनाएं जो है, जैसे मैंने बताया नूह की जो है बाईपास की बात है, इसी तरीके हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ की जो परियोजना है उस पर भी कईयों पे फॉरेस्ट की वो रुकी पड़ी है। पीने के पानी के लिए लोग इंतजार नहीं कर सकते कि फॉरेस्ट की क्लियरेंस 1-1 साल, हमारे मालब और आकेड़ा 2 बड़े गांव, उनके फॉरेस्ट क्लियरेंस के मिले तो उनके लिए पानी का सारा काम हुआ पड़ा। सर इसी के साथ साथ मैं डिमांड नंबर 12 पे कहूंगा, 28 सितंबर 2024 को 1456 पोस्टों के लिए 35,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था जेबीटी के लिए। 12 साल बाद तो जेबीटी की पोस्टें निकली थी और अभी तक उनका क्योंकि वैकेंसी 50% से ज्यादा हमारे जिले में शिक्षकों की है, तो उसको जो है प्रक्रिया को जल्दी करें, जिससे निकली है तो उस चीज को पूरा करने का वो करें। और इसी के साथ साथ सर सरकार ने जेटी जो है जेबीटी की जो प्रशिक्षण देती है, प्राइवेट स्कूलों को तो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को तो वो परमिशन दे दी, लेकिन सर गवर्नमेंट की जो गेटी है, चाहे वो फिरोजपुर नमक है चाहे मोरनी हिल्स है, उनको वो एडमिशन की परमिशन नहीं दी। जब प्राइवेट को आपने दे दी है तो सरकार की अपनी सारी व्यवस्थाएं बनी पड़ी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना पड़ा है, तो उसको क्यों नहीं करते, जिससे कि जब आपने एक डिसीजन ले लिया कि जेबीटी हमने होनी है तो सरकारी उसमें क्यों नहीं, क्योंकि प्राइवेट वालों को तो कर दिया अलाउ, सरकारी नहीं हो रहे। आफ्ताब जी थोड़ा अगर हम डिमांड के ऊपर रहे सर डिमांड यही तो डिमांड है सर किसी चीज के लिए। सर इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रखा है सर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। इसमें क्या है, वो जो पर्पस है हमारा, जो सप्लीमेंट्री डिमांड पे जो हमारी चर्चा है, वो तो बिल्कुल ही उससे अलग जा रहे हैं हम लोग। नहीं सर, देखिए जनरल शिकायतें या जनरल की डिमांड सर एक बार बताओ, इससे बाहर की आपको हमारी जानकारी है, हम कब उठाए नहीं बात इस बार मिला है, हम तक सीनियर मेंबर्स को समय मिला है, और हम कम से कम जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स पे चर्चा कर रहे हैं, कम से कम जो गाइडलाइन है उसके नजदीक तो रहे। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल उसके अंदर रहे, पर थोड़ा नजदीक डिस्कस कर सर किसी चीज के लिए कोई बात रखाई के ऊपर बात करूंगा। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की जो अभी रिपोर्ट आई उसमें ब्लैक लिस्टेड फर्म से दवाइयां खरीदी जाएं और सरकार के अपने स्टॉक में वो एक्सपायर हो जाएं, तो उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में कौन जिम्मेदार होएगा? ये वर्किंग है क्या हेल्थ डिपार्टमेंट की इतनी महंगी
मतलब कई करोड़ रुपए की दवाइयां ब्लैक लिस्टेड फर्म से खरीदी जाए और वो दवाइयां जो है स्टॉक में होते होते अपने आप में मतलब जो है एक्सपायर हो जाती है। स्टेट का नुकसान है, इसके लिए जिम्मेवारी तय करी जानी चाहिए जिससे कि इसे। और इसी तरीके से सर जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत HKRN के एम्प्लॉई हैं सर, डॉक्टर जो हैं, आयुष डॉक्टर हैं, वो हैं, उनको 14,000 रुपए देते हैं। सरकार ने अपना फैसला कर रखा है 47,000 का मार्च का, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। सर डॉक्टर की तनख्वाह 14,000। सर मैं व्यवस्था की बात नहीं कर जाएगी और सप्लीमेंट्री से वो विषय आपका वो कवर नहीं होता। सर अब ये मिसमैनेजमेंट नहीं है क्या? मैंने जो कहा है आपको कि आप दवाइयां खरीद के और दवाइयां जो एक्सपायर हो जाती है किसी चीज के लिए और ब्लैक लिस्टेड तो ये वो है। आगे चलिए सर किसी चीज का सर नहीं हल्के की नहीं, स्टेट से मैं थोड़ा 40 मेंबर्स की तरफ भी देख रहा हूँ जो नए मेंबर है जिनको आपने ही सिखाना है। चलिए प्लीज कंटिन्यू। हम भी ऐसे सीखे हैं सर, ऐसी बात थोड़ी है सर। डिमांड नंबर 17 है सर। जहाँ तक बात है अभी हमारे काबिल MLA साहब ने फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात की है और ये नेस्टर फार्मर है जिसने 3 साल के लिए 2017 में गुजरात सरकार ने निलंबित कर दिया था एक टैबलेट के लिए, सिर्फ एक टैबलेट के लिए, पूरा कंपनी नहीं किया था। तो हाँ जी, बस इतना बोलना चाहती हूँ कि फोलिक एसिड फेरस सल्फेट टैबलेट थी वो, और किसी चीज के लिए ये कंपनी ब्लैकलिस्ट नहीं हुई है। चलिए आप अपना ये बता दें फिर एक्सपायर क्यों हो गया? आप अपनी बात रखिए, स्टेट का पैसा तो खराब हो गया। आप अपनी बात रखिए। सर डिमांड नंबर 17 सर PWD का है। हम अपनी टोल रोड बनाते हैं सर, टोल रोड में जो है कंज्यूमर टोल देता है, लेकिन सर गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में जो टोल रोड की हालत है ना, उसमें पूरा समय लगता है, आधा घंटा गुड़गांव से फरीदाबाद का लिया, और उसी टोल पे आधा घंटा आम आदमी को उसके लिए मतलब अपनी टोल की पर्ची कटाने के लिए लगता है। इससे बड़ा मजाक क्या होएगा सर? मतलब पैसा भी दे और अपना टाइम भी खराब करे। और ये एक दिन की नहीं है सर, इसको कितने दिन से हो गया, लेकिन कोई इस बात पे नहीं है। सर मेरा ये है कि हमारे स्टेट को जो है इस तरीके की टोल मैनेजमेंट का मतलब जो सुविधाएं टोल कंपनी देना चाहती है वो नहीं मिलती है, और इस तरह की जब उसे कहते हैं कि इतने मिनट बाद इतने उसके बाद इसको खाली कर दें, कोई खाली नहीं होता, आधा आधा घंटा। यहाँ तक की है कि उसके लिए एम्बुलेंस के लिए और अन्य जो उसके लिए भी कोई अलग से लेन भी नहीं बनाई जाती। कई जगह तो ऐसा भी है इस सड़क पे, क्योंकि सोना बल्लभगढ़ के साथ सर इसी अब क्योंकि आप इतना वो कर रहे हो सर, यही तो हमें किसी चीज के मिसमैनेजमेंट पैसा हम दे रहे हैं सर, विधानसभा दे रही है। इट इज द स्टेट एक्सचेकर विच इज बीइंग इफेक्टेड, इसीलिए हम कह रहे हैं। डिमांड नंबर 20 है सर। नूह शहर है, जिला मुख्यालय है, और जल भराव के पिछले 3 सालों से कह रहे हैं, लेकिन ULB डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ नहीं। यहां तक कि कब्रिस्तानों में, सरकारी बिल्डिंगों में और लोगों के मकान और घरों में मतलब पानी भरा रहता कई महीनों से, लेकिन कोई परियोजना नहीं बनाई, ना किसी सफाई का जो है। मैं सर यही कहता हूं, व्यवस्था के लिए पैसा यहाँ से आज मतलब सप्लीमेंट्री डिमांड की तरफ पैसा भेजना, तो इन चीजों को सुचारू रूप से सरकार अपना काम करे। शुक्रिया सर। श्री कुलदीप वत्स। डिमांड नंबर 5, डिमांड नंबर 11 और 17। स्पीकर सर थैंक यू। मैं हमारे मंत्री जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी। स्पीकर सर मैं 2-3 चीज गंभीर है। सबसे पहले जैसे जेल का मामला है और बढ़ते अपराध, कि हमारी सरकार इतनी फैसिलिटीज इतने खर्चे करती है और जैमर भी लगवाए हुए हैं, और मेरे हिसाब से आए दिन जेल से कॉल आ रही है। तो उसमें कोई बजट में ऐसा प्रावधान किया जाए, जैसे जैमर आपने लगवाए तो जैमर लगे हुए हैं, तो उनका सदुपयोग क्यों नहीं हो रहा, उनका दुरुपयोग क्यों हो रहा है। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज पे वो विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और
बत्रा जी ने भी और सब ने एक बात सही की, मुख्यमंत्री जी, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हरियाणा नंबर 1 तब बनेगा तब इस हरियाणा से अपराध और भ्रष्टाचार और नशा, सबसे बड़ी बात नशा, इस चीज यहां से खत्म हो। उसके बाद जो 11 नंबर डिमांड है, ये भी एक बड़ा गंभीर विषय है। आज हमारे देश और प्रदेश में कीटनाशक दवाइयां, खाने में जहर, सब्जियों में जहर, हर चीज आज हर व्यक्ति इस बीमारी से जूझ रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा खाद डलती है, जहर डलता है, उसके ऊपर कोई ना कोई सरकार इस इतना जब खर्चा करे तो कोई ऐसा कानून लेके आए, कोई पैमाना सेट करे। किसान को भी नहीं मारा जा सकता, पर किसान को इस चीज पे फिक्स करे कि भाई या तो हम आपको इतना मिनिमम इतना पैसा देंगे या इतना कोई ना कोई आपको ग्रांट इस तरीके का हम देंगे। तो जो किसान जहर डालता है सब्जी में जहर या गेहूं की है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप इस पर एक विशेष स्पीकर सर, ये बहुत चिंता का विषय। आज कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं पूरे प्रदेश और देश में फैली, तो हम तो अपने प्रदेश की ख्याल रखें, तो इस पर बहुत जरूरी है। आप मेरी डिमांड नंबर है 19, और ये बड़ा गंभीर, मेरा हर बार का एक आप कहोगे कि आप पीडब्ल्यूडी महकमे के पीछे क्यों पड़े रहते हो। हमारा इतना खर्चा होता है और इतना पैसा ठेकेदार लेके जाते हैं। मैं हर बार एक चीज कहता हूं, मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पीडब्ल्यूडी का मामला है, आपकी सड़कें गवर्नमेंट का पैसा लगता है, गवर्नमेंट का पैसा लगने से पहले सड़कें टूट जाती, इनका कारण क्या है? आज मैं अपने बादली हल्के की बात करूं स्पीकर साहब, ज्यादा हरियाणा में तो आपने कहा नहीं जाने, मैंने कहा 25 गांव के सड़कें ऐसी हैं जिन पे रोड़े पड़े हैं, और आप एक गांव तो मैं नोट भी कर लो, कासली टू ढाकला, पिछले 4 साल से उसके ऊपर रोड़े पड़े हैं। वो क्या कारण है? जो ठेकेदार भाग रहे हैं, पैसे लेने भाग जाते हैं, या कोई दबाव है। 25 गांव है, मैं लिस्टेड, मैंने उस दिन भी किया था, लिस्टेड में फिर भी कर दूंगा। तो कोई ना कोई ऐसा पैमाना तय किया जाए, जो पैसा ठेकेदार, चाहे वो अफसरों की सेटिंग है, चाहे किसी और की सेटिंग है, मैं इस बात में किसी पे ब्लेम नहीं करता हूं, पर इतना जरूर कहता हूं, एक तो दाल में काला होता है, और आजकल तो पूरी दाल काली हो रही है। इसमें तो मेरी इस पे मेरी रिक्वेस्ट है, तो इस पे आप जरूर कोई ना कोई जिम्मेवारी फिक्स करें स्पीकर साहब। विधायक जी ने जो बात कही है, मैंने प्रभार संभालते ही मीटिंग ली थी बड़े सीनियर ऑफिसर्स के साथ। पिछले कई सालों में बहुत सुधार हुआ है। लेटेस्ट गैजेट्स, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, मेटल डिटेक्टर, बॉडी स्कैनर, हर तरह के इसमें लगाए गए हैं। जैमर्स की भी व्यवस्था है कई जेलों में, और भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ये कि ट्रेंड भी बन गया है कि भाई कोई भी क्राइम होता है तो जेल इन्वॉल्व है। मैं विधायक जी को भी कहूंगा, कहीं भी आपको अगर ऐसा नजर आता है, जेल प्रशासन बहुत मुस्तैदी से, मानने से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा नजर आता है तो फौरन इतला दें, कार्रवाई में कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिल्कुल इसको ऐसा प्रशासन सिस्टम बनेगा कि कोई भी जेल से जो है बिल्कुल आपको शिकायत नहीं आएगी। श्रीमती गीता बुक्कल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय आप दे देना कि जवाब हाँ भाई, क्या हाल? हाय, पढ़ाई खत्म हो गई। हाँ यार, रिजल्ट भी अच्छा रहा। हाँ यार, तू क्यों इतनी दुखी है? अब आगे का क्या प्लान है? पता नहीं, अब किसी अच्छी सी कंपनी में ना मौका मिल जाए बस। अरे उसके लिए भी तो एक्सपीरियंस चाहिए नहीं? और एक्सपीरियंस के लिए जॉब। हमसे कुछ नहीं हो सकता। अरे गाइस, हो सकता है और होगा। पर कैसे? ये देखो, मोदी जी की पीएम इंटर्नशिप स्कीम से। चलो देखते हैं। अगली 5 सालों में 21 से 24 साल के 1 करोड़ यंगस्टर्स को टॉप कंपनियों में मिलेगी 12 महीने की इंटर्नशिप और हर महीने 5,000 रुपए भी, साथ ही 6,000 रुपए का वन टाइम ग्रांट भी। तो लेट्स लर्न फ्रॉम दी। काबिलियत को अनुभव से जोड़ेगी पीएम इंटर्नशिप स्कीम।
विजिट करें pminternship.mca.gov.in या डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-116-090। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। अगर किसी भी वजह से आग लग जाती है तो वो वहां से लेकर वहां तक पहुंचने में इतना भारी नुकसान हो जाता है। मेरा स्वयं का, जैसे हमारा कालियावास गांव में आग लग गई एंड आई वाज देयर, तो उन्होंने कहा जी ये तो जिला मतलब जो दादरी था वो तो आधी मतलब एडजॉइनिंग ही थी, और लेकिन वो झज्जर से लाने में उनको 1 घंटे का समय लगा, जिससे काफी नुकसान होता है। तो एक तो मेरा अनुरोध है डिजास्टर मैनेजमेंट फायर सर्विसेज में ब्लॉक लेवल पर ये सुविधाएं दी जाएं, और साथ ही साथ में ड्राइवर्स के साथ साथ में जो बुझाने के लिए अग्निशमन के साथ साथ ड्राइवर के अलावा वो जो फायर ऑफिसर है उसकी अवेलेबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए। आने वाला जो बजट सत्र है, आप समय से अगर अपनी डिमांड्स में आप गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी स्पीकर सर ऑलरेडी मैंने बहुत टेकअप हो सकते हैं जी, और मैंने बहुत ज्यादा ऐसा इसका कोई विषय जी स्पीकर साहब ऑलरेडी इसमें मैंने काफी बार प्रयास किया। और स्पीकर साहब डिमांड नंबर 12 इसमें इट रिलेट्स टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन, टेक्निकल साइंस एंड WCD। तो हमारा कहना यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत अध्यक्ष महोदय बहुत सारे स्कूल तो जो है वो बंद कर दिए गए, उनकी बिल्डिंग्स और लैंड अवेलेबल है, उनका क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। साथ साथ में जो न्यू बिल्डिंग बनाई गई है उसमें देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द बाउंड्री वॉल, जिससे कि हमारा बेसहारा पशु या आसपास जोड़ है, बच्चों के साथ बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि वो उसमें डूब जाते हैं। तो एक में बजट में जरूर इस चीज का ध्यान रखा जाए कि उसमें बाउंड्री वॉल का पूरी तरह से व्यवस्था की जाए। बहुत सारे अनसेफ स्कूल हैं जिनको हमने बार बार विभाग का अध्यक्ष महोदय देने का काम किया, जिसमें हमारे झज्जर का गुड़ा गांव की बिल्डिंग है 3-4 साल से अनसेफ डिक्लेयर की हुई है, उसके लिए बजटरी प्रोविजन के लिए भी आए। शेखुपुर की बिल्डिंग है अनसेफ डिक्लेयर की हुई है, बच्चे ग्राउंड में बैठकर पढ़ते हैं। भूरावास के लिए करीबन 8 करोड़ रुपया मंजूर हुए, 3-4 साल हो गए, उसका आज तक टेंडर नहीं हो पा रहा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी इसमें प्रॉपर हो। तो मेरी इससे एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक जैसे आफ्ताब जी बोल रहे थे बाइट्स के लिए, या जैसे मैं डाइट्स के लिए बोल रही हूँ, जिले लेवल पर हमारी बिल्डिंग्स तैयार हैं जिसमें JBT के एडमिशन और ट्रेनिंग हो सकती है, तो सरकार उसमें प्राइवेट में आप दे रहे हैं विद हाई फीस, तो उनको भी यूटिलाइज करने का काम करें। एक हमारे झज्जर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज था सर, प्रारंभ इंस्टीट्यूट, उसका नाम बदलकर सियासत कर दिया गया। 2013 में वो सर उसकी क्लासेस शुरू लगने को हुई, सर 12 साल हो गए, 12, और हमने विपक्ष में मैंने 15-20 बार ये मुद्दा उठाया। दिस इज अ रेजिडेंशियल, स्टेट में एक अकेला है, इंडिया में भी शायद दूसरा तीसरा है,
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इसका MOU हुआ था, BA BCom BSc प्लस B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। तो अध्यक्ष महोदय, जब बजट भी उसमें है, उसमें ना बिल्डिंग है ना हॉस्टल है और उसमें बहुत दिक्कत है, CCTV कैमरास नहीं लगे हैं, तो बच्चे बहुत परेशान हैं और ये मुद्दा मैंने बहुत बार उठाया अध्यक्ष महोदय, इसमें इसको काइंडली टेकअप करने का काम करें। पोस्ट मैट्रिक आप बजट मांग रहे हैं, जो बच्चे अपनी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मांग रहे हैं लगातार 20, 21, 22, 23, 24, 25 सर, मैं तो एक पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, कुछ बोलने का फायदा है यहाँ पर अगर इस पे कुछ कार्रवाई होती हो तो? क्योंकि मैंने ये मुद्दा सर लास्ट टू लास्ट ईयर लगातार उठाया है। पहले ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है अध्यक्ष महोदय, ये शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के तहत दी जाती थी। ये बहुत बाहर जा रही है जी, अब ये डिपार्टमेंट पे आई है सर, डिमांड पे आई है। नहीं, ये तो कहीं और ही चीजें जा रही है। जी सर, बहुत ज्यादा बाहर जा रही है चीजें, थोड़ा डिमांड पे रही है। सर डिमांड में ये है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उन बच्चों के खाते में डाल दी जाए। BPS का कल, अरे भाई विधानसभा में भी बोलने का फायदा नहीं होगा तो कहाँ होगा? ये सीट से ऊंचे सदन जो है विधानसभा मंत्री जी, फायदा नहीं होगा। ऐसी बातें तो ना करें। मैं तो 21 में गीता जी बहुत बाहर जा रही है चीजें। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मैंने पहले भी कहा है डिमांड पे हम जब बात रखते हैं तो हमारी क्या दायरा है, दायरे से थोड़ा दायरा ये है, थोड़ा अगर हमारे पास फंड अवेलेबल है। स्पीकर सर देखिए, डिमांड के ऊपर बात करें, इसकी आड़ में बाद में मालूम ना करें। बिल्कुल। आप मंत्री जी बताओ क्या बात करें, आप बताओ पार्लियामेंट में प्लीज आप बताएं, देखिए अपनी बात रखिए, डिमांड के ऊपर बात बात रखिए। आप इतने आपको बताने की जरूरत नहीं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी वो तो इनकी बात मान जाएंगे, पर ये तो किसी की मानेंगे, हर बात पर खड़ा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, आई एम वेरी सीरियस अबाउट द इशू। अध्यक्ष महोदय, आई एम वेरी सीरियस अबाउट द इशू। बहुत सारे जब बजट हम मांग रहे हैं या बजट की अवेलेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री सर सप्लीमेंटरी बजट की हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी बजट इज अवेलेबल सर। इसमें 3 लाख बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिल रही। कल मुझे बच्चों का फोन आया, तो सर विषय आ तो गया, मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे सर? ठीक है, आप अपना विषय जी रखिए। जी आपको लगता है मानी जाएगी तो जरूर रखिए। सर ये बच्चों का विषय मानेंगे तो बच्चे आपका आशीर्वाद देंगे, नहीं तो सर बेचारे वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर डिमांड नंबर इसमें जो है 13 सर जी, इसमें स्पोर्ट्स हेरिटेज टूरिज्म आर्कियोलॉजी आर्काइव्स एंड म्यूजियम। सर जो मैंने पिछली भी कही है, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, इट शुड बी टेकन अप वेरी सीरियसली आल्सो बिकॉज द मैटर हैज बीन डिस्कस्ड इन लॉट नंबर ऑफ टाइम्स। सर 13 में क्या है स्पोर्ट्स में? सर हमारा जो झज्जर जिला है और झज्जर मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है, उसका नाम हरियाणा देश और विदेशों में मेडल्स के साथ सूची में सर आ रहा है। और हमारे झज्जर शहर में बागजारा एक स्टेडियम जो पानी से भरा पड़ा, पीने की सुविधा नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, उसका जो है बहुत बड़ा हॉल है जो गिर चुका है सर, बार बार मांग की जा रही है, उसका नाम था सर बागजारा स्टेडियम। ठीक है, सरकार नामकरण में सर विश्वास रखती है और कोई दिक्कत नहीं है, नाम बदलकर उनका दयानंद सरस्वती जी के नाम से कर दिया गया। अभी भी वहां के बच्चे सर, अभी मुख्यमंत्री जी ने कल परसों अमित सांगवान को सम्मानित भी किया सर, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसमें कोई सुविधा नहीं है, वो डेंगू का घर बन चुका है, वो गिर रहा है सर। वहां पे इतनी अच्छी बॉक्सिंग होती थी। मेरा आपसे अनुरोध है, जो स्पोर्ट्स का बजट आए उस पर हमने जो इशू उठाए, फोटोज वीडियोज हमने सब दी, तो सप्लीमेंट्री में सर झज्जर का कम से कम ध्यान रखा जाए। उसमें एक स्टेडियम की लगातार मांग थी, सीएम अनाउंसमेंट भी थी, नहीं बनी। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सर काइंडली आप इसमें ठीक करवाने का काम करें। सप्लीमेंट्री में तो इंक्लूड नहीं हो पाएगा, आप जानते हैं, पर आगे के लिए आप अपनी बात सर, क्योंकि मैंने पहले भी मांग सर जो एग्जिस्टिंग पिछले वाला था उसमें हमें ये कहा गया था कि जो 23-24 का बजट है उसमें इट विल बी टेकन। 10 गांव के मेरे सर स्टेडियम थे, उसमें आश्वासन दिया गया था। तो अगर पिछले बजट में आ गया ठीक है, नहीं आया तो सर सप्लीमेंट्री में टेकअप कर लें, ताकि कम से कम सर जो बच्चे खेलने वाले हैं उनको इसकी सुविधा मिल सके और कम से कम उनको लगे कि वाकई में हमें सुविधाएं दी जा रही हैं। और सर इसमें मेरा है डिमांड नंबर 14। सर दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, हेल्थ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पे सर ये है, फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन पे। सर हेल्थ इज अ वेरी वेरी, इस समय जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। इसमें सर ये कहा गया था हर जिले में नर्सिंग कॉलेज बनाए गए थे, हमें झज्जर में भी आश्वासन दिया गया था, हमारा भी जिला है, ठीक है सर हम कांग्रेस के हैं, कोई बात नहीं सर, इस बार ध्यान करके जिला हेडक्वार्टर पर हमारे लिए एक नर्सिंग कॉलेज की एक व्यवस्था की जाए। और सर जो मेडिकल सीट्स की बार बार एक विषय आ रहा है
सर सुपर स्पेशलिटी कैडर को लेकर एक चर्चा आई। डॉक्टर्स लगातार न केवल धरना प्रदर्शन डॉक्टर्स करें चाहे ना करें सर, it's our duty and responsibility of the responsible government to provide good facility to the patients also and to the medical officers also. Already they have raised the issue of super specialty cadre. So my request to you sir is to kindly take this demand very seriously कि सुपर स्पेशलिटी कैडर सर देके उनको सुविधाएं दी जाए। एमओ वाली तो जैसे बताया एनएचएम के तहत 40,000 30,000 में सर वो लगे हुए हैं। साथ में जो हमारा पीजीआईएमएस रोहतक है सर, उसमें सर बार बार आप कोई भी रिपोर्ट चाहे कैट की देख लें या बाकी देख लें सर, ये गंभीर विषय है। 40% से ज्यादा वहां पर वैकेंसीज ऑलरेडी हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पैसा सर उसमें इंक्लूड किया जाए। और सर सप्लीमेंट्री बजट मांग रहे हैं, चाहे आप सब्सिडाइज कर दें सर, नीट पास बच्चे जो हैं सर उनकी फीस जो 40,000 होती थी 40 लाख और 1 करोड़ हो गई है उस पे से क्या सर इसमें जो है आप इसमें करने का चाहेंगे। एक तरफ तो आप लोग खुद पार्लियामेंट्री जितने चाहे रूल्स हैं प्रैक्टिसेस हैं खुद भी बताते हैं, पर ये बताइए कि आप कितनी बार जा रहे हैं उससे सर इसमें जो एग्जिस्टिंग बजट या सप्लीमेंट्री में काइंडली टेक द नोट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द पीजीआईएमएस रोहतक आल्सो व्हिच इज अ मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड नेक्स्ट सर इज डिमांड नंबर 17 सर, डिमांड नंबर 17 में पब्लिक वर्क्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स में है। सर मैंने माननीय मंत्री जी से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अनिल विज जी से भी रिक्वेस्ट की है, इससे पहले भी लगातार 8-9 बार मैंने एक रिक्वेस्ट की है। 2013 में झज्जर का हमारा नया बस स्टैंड 36 एकड़ पर बन गया था। अब एक पुराना बस स्टैंड है जो कि अनवांटेड टाइप ऑफ एलिमेंट रहते हैं, गंद कूड़े के ढेर हैं, वहां पर बहुत गंदगी है। सर मैंने बहुत बार कहा है, तो मेरा आपसे केवल अनुरोध है कि उसको टेकअप करके उस पर कुछ भी बना दें, उस लैंड को प्रॉपर यूज करते हुए, ताकि वो गंदगी जो नजर आती है सिटी झज्जर बस स्टैंड की उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने का सर उसमें काम करें। और सर छूचकवास बाईपास का मुआवजा बढ़ गया, आज तक जो सड़क नहीं बनी, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सर, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। जब उसमें मुआवजा भी बढ़ गया सर 90%, तो काइंडली वो बनवा दें। झज्जर बहादुरगढ़ रोड है, एक मातानेल सालावास का सर ये कहा गया था कि बजट अप्रूव हो गया है सर, 5 साल से लगातार आश्वासन दिया गया। छूचकवास बाईपास का सर 2016 में सीएम अनाउंसमेंट, फिर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अनाउंसमेंट, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अनाउंसमेंट, नाउ दिस आल्सो। तो आपके बिहाफ से सर एक रिक्वेस्ट है, एक लास्ट है सर डिमांड नंबर 20 विच इंक्लूड्स अर्बन डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सर इसमें बार बार हमारा ये कहना है कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, शायद हमें लग रहा है वो करना चाहते हैं इस विषय में, जो पशुधन लेकर हमारा सड़कों पर उससे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, कल भी हम गए तो बंदरों की वजह से काफी ज्यादा वहां पर चर्चा हुई, काफी इंसिडेंट्स हुए हैं सर। तो मेरा एक तो उसमें ये है, और हमारे झज्जर शहर के पार्कों को लेकर हमने कहा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से पार्क है, बजट अगर अप्रूव है तो काइंडली उसके टेंडर होके सर उसका काम करवाया जाए। और अमृत सरोवर योजना के तहत 4-4 करोड़ से सरोवर ठीक किए गए, केवल 50 लाख में भी वो हो सकते थे, उसमें बहुत बड़ा घपला हमें कहीं ना कहीं नजर आता है। और लास्ट सर विधायक निधि की बात मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, इसको आप पंचायत में ले लें, चाहे अर्बन लोकल में ले लें, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में ले लें, जो विधायक चुनकर आए हैं सर उनको एमएलए लैड का पैसा काइंडली आप देने का काम करें, और विधायक आदर्श निधि का देना का काम करें, ताकि हम विपक्ष के नाते अपने क्षेत्र में भी विकास के कार्य करवा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री जर्नैल सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, रतिया आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से ये आग्रह करूंगा। डिमांड नंबर 20 है आपकी? हाँ, मांग नंबर 20 जी। रतिया शहर का जो मॉडल टाउन है सर, और उस मॉडल टाउन के अंदर ना तो कोई सफाई व्यवस्था है और सीवरेज का बहुत बुरा हाल है। सीवरेज जब बंद हो जाता है तो पानी पूरे मॉडल टाउन के अंदर भर जाता है। 2014 से पहले ये हुड्डा के पास था जी, और 2014 के बाद ये हुड्डा से लेकर के शायद नगर पालिका को दे दिया गया, और अब फिर दोबारा फिर कोई चेंजिंग हुई नगर पालिका से लेकर के, फिर इसका कोई भी सर जिम्मेवार नहीं बन रहा है। पीछे सीवरेज की दिक्कत आई, मैंने पब्लिक हेल्थ के जेई से बात करी, एसडीओ से बात करी, वे
इसकी कोई समस्या? जर्नैल जी, इस तरह की कोई शिकायत है तो लिखित में आप भिजवा दीजिए सरकार को। हाँ सर, वो भी भिजवा देंगे सर। इस तरह की कोई शिकायत है तो लिखित में आप भिजवा दीजिए सरकार को। हाँ सर, वो भी भिजवा देंगे सर आज। नहीं, ये तो सर आप उसको कोई उसका कोई तो जिम्मेदार बने सर। मेरा उसका कोई मॉडल टाउन की सीवरेज व्यवस्था को ठीक किया जाए और शहर के मॉडल के पास कोई सीवरेज को सफाई करने के लिए मशीन नहीं है और नगर पालिका के अंदर सफाई व्यवस्था का भी बहुत बुरा हाल है और बरसाती नाले हैं, जो बरसाती नाले बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। श्री अर्जुन चौटाला। धन्यवाद स्पीकर महोदय। स्पीकर महोदय, मैं डिमांड नंबर 14, 17, 19 और 11 पर एक बार आपका ध्यान लाना चाहूँगा। आपके माध्यम से मैं फिर एक बार मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा डिमांड नंबर 14 पर रिगार्डिंग हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के। स्पीकर सर, हमारे जिले के अंदर कोविड के समय से पहले एक मेडिकल कॉलेज जो है वो अप्रूव हो रखा था और उस मेडिकल कॉलेज का जो फाउंडेशन स्टोन है वो 2 बार ले किया गया। एक बार माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से और फिर दूसरी बार माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक वो फाउंडेशन स्टोन ले करने के बाद उसके बाद से किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, ना कि एक सिंगल ईंट उसकी जगह ले करेगी। जो जगह भी निर्धारित है वहाँ के लिए उसके अंदर भी क्या कहते हैं आपका B&R का भी फिर एक हिस्सा आ जाता है, क्योंकि जो वो लोकेशन है वो बिल्कुल रेलवे फाटक के पास में निर्धारित करी गई है और क्योंकि सिरसा जी कस्बा ऐसा है वो रेलवे फाटक जो है कई बार 2-2 घंटे भी बंद रहता है। यदि कोई पीड़ित ट्रॉमा से, खास करके जी इलाके के अंदर आज के दिन ब्रेन हेमरेजिंग की एक बहुत बड़ी शिकायत है और पूरे सिरसा के अंदर सर इसका कहीं इलाज नहीं है। बहुत सारे केसेस हमने खुद ने ऐसे देखे हैं कि किसी साथी को ब्रेन हेमरेज हुआ, परिवार वाले उसको गाड़ी में डालते हैं, एम्बुलेंस में डालते हैं, दबादब उसको सिरसा लेके जाते हैं तो वहाँ से हॉस्पिटल से जवाब आ जाता है कि जी हमारे पास पर्याप्त मशीनरी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, आप इसको आगे अग्रवाल लेके जाइए। जब वो अग्रवाल लेके जा रहे होते हैं, ब्रेन हेमरेज एक ऐसा केस है जिसके अंदर 1-1 मिनट जो है वो आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बताती है और बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने राह के अंदर दम तोड़ दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाना चाहूँगा कि जहाँ सप्लीमेंट्री की बात हो रही है, जहाँ एडिशनल बजट्स की बात हो रही है, जो प्रीवियसली एलोकेटेड बजट्स है उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करने का काम करें, क्योंकि आज पूरे प्रदेश भर के अंदर जो गरीब जनता है उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी चीज़ की है तो वो सर हेल्थ केयर को लेकर। साथ ही साथ इसी का एक हिस्सा है ड्रग्स को लेकर के, क्योंकि आज के दिन सर नशा मुक्ति भी एक हेल्थ केयर का ही पार्ट है और बड़ी दुख की बात है कि जहाँ सिरसा जिले की बात होती है, पूरे प्रदेश भर के अंदर बात होती है, बढ़ते नशे की बात होती है, हम हमेशा बात करते हैं भी इसको रोका जाए, लेकिन हम कभी इस बात पे चर्चा नहीं करते भी जो पीड़ित है, जो जवान लड़का कोई 21 साल का 22 साल का मौत से जूझ रहा है, जो इससे पीड़ित है, उसकी किस प्रकार से मदद करी जाए, उसको किस प्रकार से रिहेबिलिटेट किया जाए। आज पूरे सिरसा जिले के अंदर केवल और केवल 55 बेड्स हैं जो नशा मुक्ति के लिए सरकारी तौर पर निर्धारित करे गए हैं। 5 कालांवाली में है और 50 सिरसा शहर के अंदर है और उनकी भी अगर आप हालत देखेंगे तो इतनी बुरी हालत है कि कहीं पर मतलब आपको यूँ देख के इतना तरस आएगा उनके ऊपर कि भाई जो यहाँ 30 दिन लगा गया वो तो बाहर कहीं ना कहीं ढूंढेगा। आप मानेंगे नहीं सर, उसके अंदर एक जो पीड़ित होता है उसका ध्यान नशे से दूर करने के लिए उनको क्या कहा जाता है, गेहूं और चावल मिला के थाली में दे दिए जाते हैं और कह देते हैं भाई अब इसको छांटने का काम करो। सर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जरूर कहना चाहूँगा कि जी अब जमाना बहुत आगे निकल चुका है, मेडिसिन के अंदर एडवांसमेंट्स बहुत आ चुके हैं और खासकर मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत एडवांसमेंट्स आ चुके हैं। इसकी गाइडलाइंस बनाई जाए ताकि जो पीड़ित हैं उससे उनको वाकई में ही ऐसा ना कि भाई सिर्फ नशे से दूर रखो और काम अपना कर दिया, कम से कम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने अच्छे हमारे पास डॉक्टर्स हों, साइकाइट्रिस्ट हों जो अच्छी तरह से मेंटली एक पेशेंट को ट्रीट कर सके। उसके अलावा सर एक इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज को लेकर डिमांड नंबर 19 पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। सर हमारे हल्के के अंदर, रानी हल्के के अंदर आज 38 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर पीने की पानी की कोई प्रावधान नहीं है, कोई नहरी पानी नहीं।
रानिया शहर के अंदर भी, एक शहर होने के बावजूद, एक कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बावजूद भी उसके अंदर कहीं पर भी नहरी पानी पीने का नहीं पहुंचाया जा रहा। आज भी जो पानी है वो ट्यूबवेल से लाया जाता है। सर, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो सिरसा क्षेत्र के लोगों को ये उठाना पड़ता है कि घग्गर का एक हिस्सा जो है वो पंजाब में से होते हुए आता है और वहां पर पोल्यूशन की वजह से जो पानी की सीपेज है, जो पोल्यूशन की सीपेज है और जो ग्राउंड वाटर है वो दिन प्रतिदिन उसका जो स्तर है वो खराब होता जा रहा है। एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण जो है वो आज भी पोल्यूटेड वाटर बन चुका है। इसके ऊपर भी पर्याप्त तरीके से कार्रवाई भी की जाए और किस तरह से भी गांव के अंदर ट्यूबवेल का पानी ना दे करके गांव के अंदर नहर का पानी पीने के लिए, जो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बड़ा जरूरी है, वो किस प्रकार से पहुंचाया जाए, इस चीज के ऊपर भी पूरा मंत्री जी ध्यान दें। सर, एक और मेरी इसके अंदर डिमांड है नंबर 11 पर फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर को लेकर के। सर, हमारे जो प्रदेश के अंदर जितने भी डिपो होल्डर हैं, ज्यादातर क्या होता है कि जितनी भी कणक आती है या कोई भी राशन आता है वो ट्रकों में आता है, बोरियों में आता है और वो एज इट इज वो बोरियां जो है उनको उतारा जाता है और फिर उन बोरियों को ले जाके भाई किसी गैरेज में या जो भी स्टोर करने की जगह है वहां सीधा बोरियों को रखा जाता है और शटल बंद कर दिया जाता है। सर, हम भी अपने घरों में मेरे ख्याल से बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपने घरों में गेहूं भी रखते हैं और भी रखते हैं। हम कभी भी अपनी गेहूं बोरियों में डाल करके कहीं किसी डैम्प जगह में नहीं रखते। हम कोशिश करते हैं या तो इसको ऊंची जगह रखा जाए या ऐसी जगह रखा है जहां पर हवा ना लग सके, जहां पर पानी ना लग सके। इस प्रकार की गाइडलाइन बनाई जाए और साथ ही साथ जो अधिकारी उनके ऊपर भी सख्ताई करी जाए कि भाई प्रॉपर तरीके से इसकी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ग्रेन्स हमारे डिपो के अंदर जाते हैं वो इसी कारण से प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाती, उसकी वजह से खराब हो जाता है। साथ ही साथ एक बड़ा विषय और भी है इन डिपोज के अंदर कि सर, जब बुजुर्ग कोई आदमी आता है, क्योंकि सबके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनके आगे शायद बच्चे ना, जिनका आगे परिवार ना हो, बहुत विधवा भी इसके अंदर जाते हैं। और सर, ये वही लोग हैं जो मजदूरी भी करते हैं। इनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो फिंगरप्रिंट्स इरोड हो जाते हैं, कई बार खत्म हो जाते हैं, कई बार मशीन उठा नहीं पाती। इसकी वजह से बुजुर्गों को बड़ी दिक्कतें आनी पड़ती है। इसका भी प्रावधान लाया जाए, एक्सेप्शंस बनाए जाए, गाइडलाइंस बनाए जाए कि किस प्रकार से जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है उनको डिपो के माध्यम से कैसे सही पर्याप्त तरीके से उन तक भी इस प्रदेश का राशन पहुंचाया जाए। धन्यवाद। श्री इंदुराज। अध्यक्ष जी धन्यवाद। मैं डिमांड नंबर 13 जो कि खेल की बात है, अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं सोनीपत जिले की बात करूँ तो सोनीपत जिले में 16 राजीव गांधी स्टेडियम है और 19 मिनी स्टेडियम है। उन स्टेडियमों के आज हालात जर्जर हालात है, उनमें बड़े बड़े घास उगे और अगर बिल्डिंग की बात करेंगे ना तो खिड़की है ना दरवाजा है और उसमें खेलने के लिए ना कोई जिम का सामान है ना कोई कबड्डी का या कुश्ती का मैट है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो स्टेडियम है उनकी मरम्मत भी करवाई जाए, उनकी सफाई भी करवाई जाए और खिलाड़ियों के लिए उसमें चाहे कबड्डी के मैट की जरूरत हो चाहे कुश्ती के मैट की जिम का सामान भी रखा जाए। आप सब ने भी पता है कि हरियाणा प्रदेश में अगर सोनीपत जिले की हम बात करेंगे तो एक कुश्ती का और कबड्डी का हब है। हमारे सोनीपत जिले ने इस हरियाणा प्रदेश और देश का मान सम्मान बढ़ाने का बहुत बार काम किया। और अध्यक्ष जी मैं एक बात का और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो ये बजट है इसमें पूर्व में रहे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कई जगह स्टेडियमों का भी घोषणा की, कई मल्टीपर्पज हॉल की घोषणा करी और सबसे अच्छी बात तो बताऊं अध्यक्ष जी, मंत्री जी सुन रहे होंगे कि पूर्व जो खेल मंत्री थे संदीप जी, उन्होंने तो यहाँ बजट सत्र में आज से 2 साल पहले ये कह दिया जो मेरा पैतृक बताएंगे तो पड़ेगी। इंदुरा जी ये डिमांड रखने डिमांड है जी, डिमांड तो है, ये वो नहीं है, डिमांड तो है। खेल आप सप्लीमेंट्री की तरफ सप्लीमेंट्री तो हो जाते हैं। मुख्यमंत्री पूरा ऐसा बोल रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री जी की घोषणा, मुख्यमंत्री जी की घोषणा और खेल संक्षिप्त में रखो। खेल मंत्री ने यह क्या किया, संक्षिप्त में रखो। खेल मंत्री ने यह क्या किया कि 10 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा गाँव में मल्टीपर्पज हॉल बनना शुरू हो गया। तो आप अलग से 2 साल पहले इंदुरा जी आज तक भी आपकी कोई घोषणा है, आप सुनिए, आपका कोई घोषणा है
या आपका कोई प्रपोजल है उसको अलग से आप परस्यू कीजिए। सप्लीमेंट्री डिमांड पे ये तबसरे नहीं होते। अध्यक्ष जी, मैं आप थॉट में रखिए, ठीक है, आप एक मिनट डिमांड ही है तो एक मिनट में अपनी बात पूरी मेरी ये डिमांड है, ये जो वो खेल स्टेडियम जो मल्टीपर्पज हॉल बनना है उसको बनवाया जाए, वो बहुत जरूरी है। और रही डिमांड नंबर 14, मैं शिक्षा मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं शिक्षा मंत्री जी ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बड़ौदा गांव में और भैंसवाड़ा गांव में महिला कॉलेज की जो ग्रांट की बात है वो अब तक नहीं दी गई, जिससे ना तो महिला कॉलेज बड़ौदा में बना और ना भैंसवाड़ा में। वहाँ हमारी जो बहन बेटियाँ हैं वो सरकारी जो स्कूल हैं उनमें बैठे हैं। बड़ौदा गांव के जैसे हालात हैं, जिस स्कूल के अंदर कॉलेज चला गया वो आज उसकी कंडम बिल्डिंग दिखा के वो बेटी आज गोहाना जाने का काम करिए। लिख के आप भी दूंगा। और डिमांड नंबर जी 17 सड़कों की बात, ये डिमांड नंबर हमारे हल्के की डिमांड नहीं है, ये हरियाणा की सप्लीमेंट्री हमने हरियाणा की बात कर रहे हो, हल्के की बात नहीं, आप हरियाणा की बात करो, हरियाणा की बात डिमांड की बात करो। इसमें जो सरकार ने जो सप्लीमेंट्री यहाँ पर पास करने के लिए भेजे हैं उस पे आप सहमत हो नहीं सहमत हो, उस पे अगर कुछ आप बात रखना चाहते तो रखें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया करके सप्लीमेंट्री डिमांड और जो हमारी हल्के की डिमांड है उसमें अंतर जरूर समझें। आप अपनी बात को कंक्लूड करें की मैं बात करूंगा। कंक्लूड करें अपनी डिमांड नंबर 17 पे सड़कों की बात है। हमारे सोनीपत जिले की बात करें तो बहुत सारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें आप लिख के भिजवा दीजिए तो उनके लिए बहुत बुरे हालात हैं। श्री मामन खान, नहीं जी अभी जरा डिमांड हो गया डिमांड नंबर मामन खान, ठीक है आप लिख के दे देना। नहीं आज रात के 9 बजे तक नहीं चलाया जा सकता। अगर सबकी सहमति है कि आज भी रात को 9 बजे तक चलाना है तो हम अलग से एक सभी मेंबर को दोबारा समय दे देंगे। श्री मामन खान जी, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा आपका, नहीं कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, सप्लीमेंट्री में बोल ही नहीं रहे हैं। हो गया मामन जी, आप अपनी बात रखिए और थोड़ा इसके दायरे में रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सप्लीमेंट्री डिमांड के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। काफी बार बोलते हैं, पहले भी बजटें पास हुए हैं, मगर जब सब हल्के को देखते हैं और पूरे हरियाणा को देखते हैं तो वहाँ सब चीज़ ही हेडक्वार्टर्स पे अवेलेबल है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो सप्लीमेंट्री डिमांड है हमारी और जो इसमें बजट में ये जिस तरह से हमारे मेवात में तकरीबन 450-500 गांव हैं, एक फायर ब्रिगेड ऑफिस बनाने की मेरी डिमांड है इसमें कि वहाँ बनाया जाए। तब भी फोन करते हैं, सोना या गुड़गांव कहीं भी आग लग जाती है तो वो नहीं पहुँच पाती है, तब तक सब जल के राख हो जाता है। मेरी एक तो इस सप्लीमेंट्री डिमांड में इसको शामिल किया जाए। नंबर 2, एक सभी जिलों में कृषि अनुसंधान केंद्र खोले हुए हैं, क्योंकि हमारा मेवात भी किसानों का जिला है और बहुत फसलें यहाँ सभी होती हैं। तो हम इस सप्लीमेंट्री डिमांड में एक ये भी है कि जो कृषि अनुसंधान केंद्र हमारे को यहाँ एक स्थापित किया जाता कि और जिलों की भरभांति यहाँ भी हमारे किसान भी और कुछ ज़्यादा सीख सकें। बाकी एक है मेरी डिमांड शिक्षा के ऊपर। हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे बड़े एनर्जेटिक हैं, जब भी खड़े हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार ने पहले बजटों में भी पास किया है कि प्राइमरी स्कूल बनाए जाएंगे जहाँ छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन आज तक उन गांव में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों? तो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ भी इस बजट में इसको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के पढ़ने के लिए। तो उन गाँव में मैं लिस्ट भी टेबल कर दूंगा स्पीकर साहब, ताकि बच्चों के लिए पढ़ाई मिल सके। और करीब जो टीचरों की कमी है, हर बजट में ऐसी क्या कमी आती है जो टीचरों की भर्ती के लिए बजट नहीं रखा जाता, ये बहुत जरूरी है। शिक्षा आप मेन बजट के लिए सुझाव मेन बजट सर इसमें भी ले दो, ताकि अभी तो 5 कम से कम 7 महीने हैं, कुछ तो होगा, शुरुआत तो करेंगे। तो इसमें और हमारा जो कॉलेज अनाउंस हुआ पड़ा सर, उसके लिए भी बजट नहीं है, बजट भी जमा करा रखा, उस बजट को भी खर्च नहीं करते जी। गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज फिरोजपुर झिरका, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई 2019 से आज तक उस कॉलेज को नहीं बना के दे रही है सरकार, ऐसा किस लिए? तो हम यही कहता हूँ कि उस बजट में इन चीज़ों को रखा जाए। बाकी नेक्स्ट है हमारा
ये डिमांड नंबर 13 है। तो हर जगह एक टूरिज्म का भी है इसमें, हर जगह पर आपने हरियाणा में खेल स्टेडियम कहाँ नहीं है। बजट हर जगह रखते हैं आप, हर बजट में जो मार्च अप्रैल का हो, अब तो चलो ये सप्लीमेंट्री आ गया, तो उसमें भी नहीं रखते और इसमें भी नहीं रखते। स्टेडियम हमारे लिए क्यों नहीं बनाए जाते? मेवात में कहीं भी ऐसे स्टेडियम नहीं, हमारे मंत्री जी चले गए हैं नहीं, तो वो जाके विजिट तो करें। मेरे ख्याल से इतना बुरा हाल है जी, इतनी बड़ी घास हो रही है, 4-4 खेलने को कुछ भी नहीं है, बच्चों का मतलब खेल कूद पाते नहीं। मैं ये कहता हूं कि एक बढ़िया से स्टेडियम आप नहू में है, मैं शॉर्ट में बोलूँ, 1 मिनट में अपनी बात ठीक है सर, 1 मिनट में खत्म करता हूं। तो मैं कहता हूं कि 2-4 मेडल ओलंपिक में मेवात के नाम के भी आ जाएंगे। स्टेडियम हमें देने की कृपया करें, इस बजट में शामिल करें। साहब बहुत जल्दी में है, तो इसलिए मैं जल्दी खत्म करता हूं। हमारे मैं चिकित्सा के ऊपर जरूर बोलूंगा सर। क्या है कि हमारे यहाँ 12.5 लाख की जनसंख्या है मेवात में, और जगह चाहे रोहतक हो चाहे यहाँ भी हो, हर जगह न्यूरो सर्जन लगाए हुए हैं, न्यूरो सर्जन डिपार्टमेंट है पूरा हॉस्पिटलों में। यहाँ क्यों नहीं, क्यों बजट में नहीं देती है चीजें? जब आदमियों के स्वास्थ्य के लिए ध्यान नहीं रखेंगे और किस चीज के लिए सरकार काम करेगी? मैं कहता हूँ जब स्वास्थ्य ही ठीक होगा तो सर उसके लिए ये रखा जाए, बाकी जो दवाइयाँ मेडिसिन है उनको इस बजट में रख के पूरा कराया जाए, बहुत जरूरी है। चलो सर। स्पीकर साहब बहुत शॉर्ट में, शॉर्ट और ये हल्के की डिमांड, मैं लंबा नहीं बोलता, ये लंबा तबसरा, मैं लंबा बोलता ही नहीं, प्लीज शॉर्ट में ही। मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से ये डिमांड नंबर 4 जो है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसमें फ्लड कंट्रोल पे भी पूरा पैसा जरूरी है। हमारा क्षेत्र बहुत ज़्यादा जो गदगद बेल्ट है, जब भी फ्लड आता है बहुत नुकसान होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड कंट्रोल जो है, मैं सारे हरियाणा में भी जरूरी इसको लेना चाहिए, पर हमारा तो जरूर ले लें गग्गर का जी, जहाँ जहाँ प्रभावित करती है जी। और एक जी ये सतना में जो PWD का है जी, इसमें लोगों की जो तकलीफ बता रहा हूँ, रेलवे ओवरब्रिज हर जगह नहीं बन सकता, पर जहाँ जहाँ रेलवे फाटक है इतनी देर बंद रहते हैं, बहुत तकलीफ है लोगों को, बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है। तो मेरे तो अंडर पासिस मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को साहब को, भी अंडर पासिस की जरूरत है। वहाँ हमारे टोहाना सन्याना रोड पे, एक टोहाना बुंडा रोड पे जो रेलवे फाटक है, बहुत लोग तंग है, बहुत देर लोगों को खड़े रहना पड़ता है। ऐसे सारे हरियाणा में ही चाहिए, रेलवे ओवरब्रिज सारी जगह बन नहीं सकते, अंडर पासिस बनवाए जाए रेलवे जहाँ फाटक है। तो दूसरी तो ये है जी। और एक ऑनरेबल CM साहब बैठे नहीं थे गवर्नर एड्रेस पे, जब मैं बोला था, मेरी रिक्वेस्ट है भी जो भी मैंने डिमांड रखी थी उसका संज्ञान लें। थैंक यू सो मच। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री टेकचंद शर्मा पूर्व विधायक एवं श्री प्रवीण डागर पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। श्री अशोक अरोड़ा जी। धन्यवाद सर। सर मैं तो डिमांड नंबर 5, 14 और 20 पे बोलना चाहूँगा। स्पीकर सर, किसी भी प्रदेश के लिए सबसे जरूरी होता है अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा। डिमांड नंबर 5 में जो होम डिपार्टमेंट से है, मैं चाहूंगा कि इसको इतना मजबूत बनाया जाए कि जो आज स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की या नशे की, सबसे ज्यादा नशा बढ़ा है, इनकी डिमांड क्या और बढ़ा दीजिए, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। परंतु सबसे जरूरी है कि हमारा पुलिस तंत्र जो है वो मजबूत हो, लोगों में पुलिस का डर हो। इस प्रकार की व्यवस्था पुलिस को करनी चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, जिस प्रकार से नशा बढ़ रहा है, हम कितना ही इसमें डिमांड देते रहे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र के अंदर सेक्टर 5 का स्कूल है, वहां पर 22 कमरे, 22 सेक्शन है, 9 कमरे हैं, और सेक्टर 5 में स्कूल, वहीं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, सेक्टर 5 में जो स्कूल है उसके अंदर पुलिस चौकी चल रही है। तो पुलिस चौकी की वो वहां से निकाल के
कहीं और उसको पैसा दे दिया जाए और उसमें चौकी बनाई जाए ताकि बच्चों को उसमें पढ़ने की दिक्कत ना आए। और इसके साथ साथ स्पीकर सर, डिमांड नंबर 14 में हेल्थ के बारे में कहा गया, बहुत जरूरी है। डेंगू पे भी बहुत चर्चा हो चुकी है। कुरुक्षेत्र के अंदर जब भी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है तो आयुष यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है कि हमने भारत की सबसे पहली आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित की, परंतु ये 2015 की घोषणा है स्पीकर सर, और आज 2024 हो गया। लगभग 100 एकड़ जमीन फतेहपुर पंचायत ने विभाग को दी हुई है, ना तो वहां खेती हो पाती और ना यूनिवर्सिटी बनी। अभी तक 4 द्वारी भी कंप्लीट नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, उनसे कहेंगे कि इसमें अब आगे लिए बजट आना आपका, मेरा सुझाव है कि उसको पूरा करें ताकि लोगों को सुविधा मिले। और इसके साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के अंदर आयुर्वेद के साथ साथ होम्योपैथिक है और यूनानी है, जो भी उसमें आती है उसके भी डिग्री वहां पर मिले, वहां पर एमडी चालू हो, उसके लिए भी मुख्यमंत्री व्यवस्था करें। और डिमांड नंबर 20 जो कि नगर परिषद से जुड़ा हुआ है, नगर परिषद हो चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा आज ये बना हुआ है। पूरी तरह सफाई व्यवस्था पर चरमरा गई है। तो इनकी सारों की ऑडिट करा दो जी, बड़ी आसी की जांच दे दो, सीबीआई को दे दो या कमेटी बना के दे दो, सारे हरियाणा की कर दो। और जहां जहां सड़कें बनी है, हमारे कुरुक्षेत्र में पिपली थर्ड गेट सड़क बनी है स्पीकर साहब, पिपली थर्ड गेट सड़क बन गई, रेलवे स्टेशन से गुरुद्वारे तक सड़क बन गई, सड़क बना दी ऊंची, जो साथ में कॉलोनी है वो नीची रहेगी, उनमें पानी बढ़ जाए, दुकानों में पानी बढ़ जाए, मकानों में पानी बढ़ जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी सड़क बने उसके साथ साथ जो कॉलोनियां की सड़कें हैं उनको भी ध्यान रख के बनानी चाहिए। ये मेरे 3 सुझाव हैं स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब विभिन्न डिमांड्स को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा। मेरे ख्याल लगभग सभी डिमांड्स के ऊपर चर्चा हो चुकी है। अगर केवल 1-1 मिनट में सब अपनी बात रखें, केवल 1-1 मिनट, तो मैं अलाउ कर सकता हूं। केवल 1 मिनट। आदित्य सुरजेवाला। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार के बजट के मुताबिक एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज का जो बजट एलोकेट होता है, मैं 2-3 साल पहले का भी आपको बताता हूँ। 22-23 में जितना बजट एलोकेट किया था उसके एक्चुअल एक्सपेंडिचर 31% कम हुआ था। 23-24 में सेम कहानी, जो रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर आया वो जितना बजट हमने एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज के लिए एलोकेट किया था उससे 25% कम था। अब 24-25 में फिर से यही काम होने वाला है। हम बोल रहे हैं देखो ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स देखो और पैसा हम अलॉट कर रहे हैं देखो, लेकिन ये तो वही बोल रहे हैं कि ताली मारो देखो हम और पैसा एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन ये तो लॉलीपॉप देना हुआ। जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे आएगा तो 20%, 25%, 30% कम ही एक्चुअल खर्चा होएगा। तो इसकी वजह से तो हमारा किसान मर रहा है। आप देखिए आज के अखबार देखिए, इसलिए तो आज भी मंडियों में धान पड़ी हुई। सरकार ने खुद बोला था 64 लाख मेट्रिक टन धान प्रोक्योर होगी। हरियाणा में 6 लाख टन मेट्रिक टन कम प्रोक्योर हुई है। मेरे खुद के जिले में 1,18,000 टन मेट्रिक टन कम प्रोक्योर हुई है। तो ये षड्यंत्र ही है आड़ती और किसान को मारने का। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि 3100 रुपया धान का एमएसपी दिया जाएगा, लेकिन हमारे किसानों ने तो 2000 और 2100 में अपनी धान बेची है मंडियों में। तो वो 1000 रुपया जो बजट में एलोकेशन है, पैसे इतने अवेलेबल है, वो हमारे किसानों के बैंक अकाउंट में कब डाले जाएंगे। और एक और छोटी सी बात, एक लाइन रहती है जी, 2024-25 के बजट में हमारा टोटल एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज का एक्सपेंडिचर 5.3% है। ये और स्टेटों के एवरेजेस के हिसाब से 10% कम है। आप पिछले साल भी लीजिए 23-24 में जो और स्टेटों का 5.8% था, हमारा 5.2%, वहां भी 10% कम था। हम खुद को कृषि प्रधान स्टेट कहते हैं, लेकिन हम पैसे का एलोकेट कर नहीं रहे। सप्लीमेंट्री से रिलेटेड नहीं,
श्री गोकुल सेठी। सर बहुत धन्यवाद आपका मुझे समय देने के लिए। मेरी जस्ट एक रिमाइंडर स्पीच है सर कि आगे दौड़ और पीछे छोड़ वो वाला काम नहीं, कि मैक्सिमम सेशन तो हों, उससे कम ऑफिसर्स पे एक चीज़ रहती है कि हम लोग यहाँ पहुँचते हैं और कौन सा मुद्दा कब उठ जाए, तो इस चीज़ से प्रेशर बिल्ट होता है। जो लोगों ने हमें वोट दिए, हमें जवाबदेही हमारी है, ना कि ऑफिसर्स की। तो मैक्सिमम सेशन जैसे आपने 2 दिन एक्सटेंड किया तो बहुत अच्छा किया। इसी प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप सेशन को एक्सटेंड करेंगे। मेरी डिमांड 14, 19, 20, 17 समय कम मिला है, इसलिए शॉर्ट में कहूँगा कि 21 तारीख को जैसे सीएम साहब का दौरा है हमारे सिरसा में मेडिकल हॉस्पिटल को लेकर, इसका मैं सीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछले तरीके से जैसे पहले कुछ अड़चने रही थी, हॉस्पिटल की शुरुआत नहीं हो पाई, ऐसा नहीं होगा। और मुझे भी पॉजिटिव महसूस होता है कि सीएम साहब जल्द से जल्द इसको शुरू करवाने के साथ साथ जो टाइम पीरियड 2 साल का है उसमें कंप्लीट कराने का काम करेंगे, टाइम बाउंड करेंगे। और हमारी हेल्थ मिनिस्टर, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सिरसा आ रही हैं, जैसे मैंने डिमांड्स उठाई थी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की, तो एक बार आ रही हैं तो दौरा करें, देख के जाएं क्या क्या कमी है। नशे को लेकर जो बात की थी, तकरीबन 65 अड्डे ऐसे हैं जो हमारे पास लिस्ट है, वो सीएम साहब को मैं हैंड ओवर करूंगा और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं और उसका फीडबैक लें। एक जो 2 माइनर थे, धिंगतानी और बंबूर माइनर, 2018 में पास हुए थे, 66 करोड़ रुपया उसके लिए अनाउंस हुआ था, 70% फार्मर्स ने लैंड के लिए यस कर दी। तो सीएम साहब आ रहे हैं, उसका संज्ञान लें और उसको जल्द शुरू कराने का काम करें। और एक हमारे शहर के अंदर बस स्टैंड, जेजे कॉलोनी जो रिहायशी इलाका है, सब्जी मंडी जहां से सारी सब्जियां शहर में जाती हैं, कूड़े के डंप बना रखे हैं सर, वहां उसका संज्ञान लेके उसको हटवा के और उसको ठीक कराने का काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा मांग नंबर 3 पे, अध्यक्ष जी, कालावाली को सब डिवीजन बने हुए लगभग 10 साल से ज़्यादा हो चुका है और वहाँ अभी तक ना तो भूमि अधिग्रहण हुई है और ना सब डिवीजन की बिल्डिंग बनी है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से सरकार से कि सब डिवीजन बन चुकी है, एसडीएम बैठ चुका है, एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर सभी बैठे हैं, तो सब डिवीजन की बिल्डिंग जल्द से जल्द बनाई जाए। दूसरा वार्ड डिमांड नंबर मेरा है 13, वहाँ पे खेल स्टेडियम भी नहीं है और मेरा सरकार से निवेदन है कि सिर्फ खेल स्टेडियम के साथ साथ गांव में जिम भी वहाँ बनवाए जाए, क्योंकि वो क्षेत्र कालावाली वो क्षेत्र है जहाँ से जब पिछली बार जब हम विधानसभा में चुन के आए तो सबसे पहले हमने एक मांग रखी थी कि चिट्टा आ चुका है और चिट्टा की एंट्री पंजाब से कालावाली के थ्रू हुई है, तब कोई मान नहीं रहा था, आज पूरे हरियाणा में आ चुका है और सभी साथी इसको बोल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वहीं से उसको दबाया जाए। तो वो जब तक नौजवानों को खेलों में हम नहीं जोड़ेंगे, शिक्षा में नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये दिक्कत रहेगी। लास्ट डिमांड, तो मैं चाहूंगा कि वहाँ एक अच्छा स्टेडियम बने और गांव में जिम दिए जाए। एक अंतिम है 20 नंबर, ये वहाँ कालावाली मैंने बताया सब डिवीजन के साथ साथ पुराना एक शहर है, परंतु वहाँ की जो सीवरेज व्यवस्था और पीने का पानी है उसकी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है और सड़कों के हालात बदतर है जो शहर के अंदर है। तो कालावाली का नाम ही कालावाली ना मतलब सोचा जाए कि वो तो काला पानी की तरह रख दिया है। तो मैं चाहूंगा कि वहाँ अच्छी सड़कें का व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक से हो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरेश सेलवाल। बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे अनुपूरक बजट पे बोलने का समय दिया। सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करूंगा। हमारे उकलाना के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर प्रोफेसर ही नहीं है पढ़ाने के लिए। बच्चे बेचारे जो है बार बार डिमांड करते कि प्रोफेसर की कमी पूरी की जाए। हमारे क्षेत्र में उकलाना के अंदर मतलौडा, खरकपुनिया और पावड़ा जो बहुत बड़े गांव हैं जिनके लगभग 20-30 हज़ार की आबादी है, उनमें ITI बनवाई जाए। उकलाना के अंदर एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनवाया जाए। और मैं अगर खेल की बात करूं सर, एक SC और BC का कोटा, खेलों के अंदर कोई भी खिलाड़ी आप रिकॉर्ड निकलवाइए सर, आपको SC का और बैकवर्ड का खिलाड़ी नहीं मिलेगा सर, क्योंकि उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। सर मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं
और जो खेल स्टेडियम हमारे बने हुए हैं सर, उनका भी जो है जीर्णोद्धार कराया जाए। और जो एक उकलाना की CHC है सर, सिविल हॉस्पिटल, वो उसकी लोकेशन रेलवे फाटक के पार है सर, ना कोई जाने का रास्ता है सर। और मैं समझता हूँ सर उसको सूर्यवाड़ा चौक पे बनवा जाए। और एक पावड़ा गांव में जो नशे का मामला सर आया था, 3 युवा, मैं नाम भी बोलूंगा उनके सर, जो है सोनू 21 वर्ष, विनोद कुमार 30 वर्ष, चरण सिंह 23 वर्ष, एक ही परिवार के थे सर ये तीनों युवा। नशे चिट्टे का कारोबार सर इतना ज्यादा कि आप मतलब और सर एक सेकंड और सर, एक सेकंड सर प्लीज सर। हरियाणा में 23 दिसंबर 1995 को डबाली अग्निकांड हुआ था और वो सबसे बड़ी घटना थी जो हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर 442 डेथ हुई थी और 90 लोग उस अग्निकांड से पीड़ित हैं और जिसमें अभी 42 लोग जीवित हैं। तो मेरा आग्रह कि डबाली की सबसे बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी घटना थी, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। और जो परिवार के सदस्य, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर सकते, उनकी हालत ऐसी है और उनके घर का जो खर्चा नहीं निकाल पाएगा, और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं, लड़कियां भी हैं उसमें जो पढ़ी लिखी हैं, कोई उनकी नौकरी की व्यवस्था की जाए। उसके साथ साथ सभी विधायक जनों की जो पेटी ग्रांट है वो 15 लाख से बढ़ा के 25 लाख की जाए, क्योंकि अभी हर चीज महंगी है। किसी को अगर मदद करें तो इलाज भी महंगा है। तो ये सभी विधायकों के लिए है कि 25 लाख की जाए। इसके साथ साथ जो नहरें बन रही हैं, जिसकी CC लाइनिंग हो रही है जी, बहुत अच्छा काम है, पानी टेलों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि जब भी किसी चीज का टेंडर होता है तो बीच में दरख्त खड़े हैं, वो बार बार काम रुकता है। और उसके साथ साथ जितने मोगे उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि डिजाइन जो है वो पहले ब्रिक डिजाइन था और अब वो CC लाइनिंग है। तो मेरा मंत्री जी से भी आग्रह है कि ऐसी जो हमारी एडवाइजरी है, चाहे वो वेबकॉस है या हमारा ITA रुड़की है, उनसे एक बार ही 2-3 नहरों पे काम कराया जाए, क्योंकि तेल के अंदर कई दफा पानी बहुत ज्यादा आता है और बाद में वो कम हो जाता है। इसी के साथ साथ मेरी जो 10 नंबर 12, 13, 14, 9 और 20 ये मैं लिख के आपको राम कुमार गौतम जी। हाँ, थैंक यू। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है मेरी टाइम थोड़ा सा ठीक दे देना। समय इतना ही रहेगा जी, समय तो कोई बात आप इतने समय में रख लीजिए अपनी बात। इतने समय में तो कुछ आप बोल तो नहीं बहुत पाऊंगा। अनुभवी है। इतने समय में तो नेक्स्ट सेल्फ यही है, गागर में सागर, वैसे गागर तो में सागर मैंने कीजिए आप। 5, 12, 14, 17, 20 पे बोलना था, लेकिन नेक्स्ट सेल में इतना ही कहूंगा। एक तो लैंड ऑर्डर के बारे में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, इसको योगी आदित्यनाथ जी वाला स्टेट बना दो, उससे भी बढ़िया बना दो। मैं कहता हूं लोग याद करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं आपको। कितना ही बजट लगो, कुछ लगो, एक तो ये लैंड ऑर्डर पोजीशन, गुंडा नजर नहीं आना चाहिए कहीं भी मुख्यमंत्री महोदय। एक तो ये, एक होमगार्ड वाले बेचारे 4 महीने में लिया, हटा दिया, उनको चाहे गेस्ट टीचर की तरह से कर दो, हटाओ ना। उसके घर में चूल्हा चौकी बेचारा का बंद हो जाता है 4 महीने के बाद। दूसरा 12 में ये एक ये एजुकेशन का है, 15 साल से फिर तो बात बनेगी नहीं। 15 साल से PhD टीचर लगे हुए हैं प्राइवेट कॉलेज में 16-16 हजार की तनख्वाह में। 4 महीने हटा देते हैं, 8 महीने लगा लेते हैं। सब कुछ सरकार ही देती है, सरकार ही चला रही प्राइवेट कॉलेज को, तो उनका बढ़ाओ और उनको हटाओ ना, उनका ग्रेड बढ़िया करो। एक सेकंड, बस ज्यादा नहीं करूंगा, मामूली सा। एक ये नकली दवाइयां, हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। नकली दवाइयां मार्केट में इतनी हैं, कितने ही पैसे ले लेके बेचारे इलाज कराते हैं, पर उनका इलाज सही नहीं होता। और हर चीज में मिलावट है। आप कोई मिठाई खाओ, सख्त से सख्त कानून बनाओ ताकि रूह कांप जाए। दूध में पानी मिलाने वाले की, नकली दवाई वाले की, नकली जो ये मिठाइयां वाले की,
और जितने बेईमान है उनको पता लगे भाई वक्त बदल गया है। अब इस समय नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, उनको पता लगना चाहिए इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। देखिए अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो हमारा फिर तो सत्यानाश हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा, ये नस्लें कमजोर हो जाती। मैं एक मिनट और आधा मिनट लो, थोड़े आधे मिनट में, कोई बात नहीं, आधे मिनट में। एक ये हमारे हेल्थ में, अच्छा सॉरी, पब्लिक हेल्थ का जो था मुआना गांव में, वहां सीवरेज लगा था, वहीं सब कुछ खत्म, सीवरेज भी खत्म, गलियां भी खत्म। तो जो ये भ्रष्ट लोग हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। और ये जो म्युनिसिपल कमेटियां हैं, फैक्ट्री, एमबी, सब इतनी करप्शन है, मैं कहता हूं सारा कुछ पी जाते हैं। एक मैं विशेष तौर से एक बात और कहना चाहता हूं, जितना भी आप जिस तरीके से भी संस्थाओं को जो पैसा देते हो, किसी में भी संस्थाओं में टेंडर नहीं लगना चाहिए, वो सारा डायरेक्ट संस्थाओं को, जो रजिस्टर्ड संस्थाओं को, ताकि कोई आदमी उसमें बीच में ना खाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दो, मॉनिटरिंग कर दो, कुछ कर दो, लेकिन पैसा कोई भी टेंडर। अभी एक सेकंड, माननीय सदस्य महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि MLN पब्लिक स्कूल जींद के विद्यार्थी तथा स्टाफ आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। अब विभिन्न डिमांड्स को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा। प्रश्न है कि डिमांड नंबर 2 से 7, 10 से 17, 17 से 19 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। डिमांड नंबर 2 से 7, 10 से 17, 19 से 20, 19 और 20 पास हुई। अब विभिन्न डिमांड्स को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा। प्रश्न है कि डिमांड नंबर 2 से 7 पास की जाए। हो गया, ठीक। डिमांड नंबर 2 से 7, 10 से 17, 19 और 20 पास हुई। माननीय सदस्यगण, आप सभी के लिए जलपान की व्यवस्था समिति कक्ष 2 में की गई है। अब सदन की कार्रवाई 30 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।